पहला ही क्वेश्चन आपके इकोनॉमिक्स से, अच्छा इकोनॉमिक्स नहीं, अर्थशास्त्र से संबंधित है भाई। ठीक है, गुड आफ्टरनून सर। प्लेलिस्ट का वीडियो के नीचे बिल्कुल प्लेलिस्ट टीम अगर इसको देख रही हो तो प्लेलिस्ट जो है, जो इसका प्लेलिस्ट है उसको जो है कमेंट में पिन कर दिया करिए। अच्छा, बच्चे ने बहुत बढ़िया आइडिया दिया है, तो टीम इसको सुन लीजिए कि जो इसका प्लेलिस्ट है ना उसको आप लोग पिन कर दिया करिए, इसी में जो वीडियो होते हैं ना उसमें पिन कर दिया करिए इसके प्लेलिस्ट को। ठीक है, चले मैं अभी जो है टीम से बोल करके उसको पिन करवा दूंगा, परेशान मत होइए। आ जाए भाई। कह रहा है कि विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। स्टेटमेंट इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है अर्थशास्त्र के रिगार्डिंग। ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, यह राजा के कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है, या देश के उस समय के आर्थिक जीवन का वर्णन करता है। ठीक है, या देश के उस समय के आर्थिक जीवन का वर्णन करता है, या राजनीति के सिद्धांत स्थापित करता है, या वित्तीय सुधार की आवश्यकता पे बल देता है। ये आपको बताना है। देखो, अर्थशास्त्र के बारे में आप सभी को पता होना चाहिए कि भैया इसके लेखक कौन है, किन्होंने इसको डिफाइन कर रखा है। सारी बातें आपको मैं बारी बारी से बताने का प्रयास करता हूं। चलें भाई, तो अर्थशास्त्र किसने लिखा है? ठीक है, अर्थशास्त्र किसने लिखा है? बहुत बढ़िया, लोग जवाब देने लगे हैं। ये लिखा है आपके कौटिल्य ने। ठीक है, कौटिल्य ने लिखा है इसको, और इन्हीं को आप चाणक्य भी कहते हो। क्या कहते हो? इन्हीं को आप चाणक्य भी कहते हो। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र को लिखा था 4th सेंचुरी में, 4th सेंचुरी बीसी में इसको लिखा था। याद करिएगा इसको। इसमें जो कुल, अगर आपसे पूछे कि इसको कुल कितने भागों में लिखा गया है, कुल कितने इसमें भाग हैं, तो इसमें कुल 15 चैप्टर हैं। इसमें कुल 15 पार्ट्स हैं। इसमें 150, जिसे आप अधिकरण कहते हो, इसमें 150 से ज्यादा चैप्टर्स हैं, और इसमें 6000 से ज्यादा श्लोक्स हैं। इसको थोड़ा धीरे करिए। ठीक है, ये सारी बातें याद रखेंगे अर्थशास्त्र के बारे में। इसमें सप्तांग थ्योरी भी दी गई है। इसी अर्थशास्त्र में सप्तांग थ्योरी दी गई है, बड़ा फेमस थ्योरी है। ठीक है, इसमें सप्तांग थ्योरी में बताया गया है कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे स्वामी, आमत्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड, मित्र। तो इसमें जो 7वां इंपॉर्टेंट चीज बताया गया है, परीक्षा में पूछता है कि इसमें सप्तांग में 7वां सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, वो है आपका मित्र। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सही नहीं है। आवाज वगैरह क्लियर है ना? चलें, विष्णुगुप्त भी, हाँ बहुत बढ़िया, इनको विष्णुगुप्त भी कहते हैं। बहुत बढ़िया जवाब, इनको विष्णुगुप्त भी कहते हैं। चाणक्य को कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, लखनऊ वाले होंगे। हाँ, तो उनको पता होगा कि भैया लखनऊ वाले होंगे, तो यहाँ पे एक चाणक्य लड्डू बड़ा फेमस है लखनऊ में। तो आपसे पूछ रहा है कौन सा इसमें से नहीं है, कौन सा इसमें से नहीं है। आप में से कई लोग अब तक सही जवाब दे चुके हैं। इसको हटाइए सामने से। ठीक, चलो भाई आ जाओ, कौन सा नहीं है। या क्या करता है? राजा के कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है, देश के उस समय के आर्थिक जीवन को निर्दिष्ट करता है, या राजनीति की सिद्धांत स्थापित करता है, या वित्तीय सुधारों की आवश्यकता पे बल देता है। बताइए कौन? अब तक पहले का भी बिल्कुल भाई। यह आर्थिक जीवन का वर्णन नहीं करता है। यह, इसका नाम भले अर्थशास्त्र है, लेकिन यह डिफाइन ज्यादातर पॉलिटिकल सिस्टम को करता है। ठीक है भाई, क्या करता है? कहां मिलता है सर? लखनऊ में आओगे, जब आप हजरतगंज साइड जाने लग जाओगे तो यहाँ पे एक चौराहा है, परिवर्तन चौराहा। परिवर्तन चौराहा पे आपको चाणक्य लड्डू मिलेगा भाई, बहुत फेमस लड्डू है लखनऊ वाले। लखनऊ वाले जानते होंगे जो लखनऊ के होंगे। ठीक है, तो यह क्या है? सप्तांग मार्ग को दिखाता है, और यह उस समय के आर्थिक जीवन का वर्णन नहीं करता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, ये आर्थिक जीवन का वर्णन नहीं करता है, ये सप्तांग मार्ग को दिखाता है। इसको ध्यान रखेंगे सभी लोग। ठीक है, अर्थशास्त्र डील विद अर्थ, इसका मतलब क्या हुआ? मटेरियल वेलबींग। ठीक है, चले आगे पढ़ें, आगे बढ़ें। अच्छा, एक किताब बड़ी फेमस है, मनुस्मृति, अक्सर जो है विवादों में घिरी रहती है। ये मनुस्मृति किसने लिखा है, ये आप बताइए। मनुस्मृति को हम लोग कहते हैं अ कोड ऑफ जिंटू लॉ। बड़ा फेमस किताब है मनुस्मृति, अक्सर विवादों में रहती है अ कोड ऑफ जिंटू लॉ के नाम से। मनुस्मृति के लेखक कौन है, ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है भाई, चले क्या लिख रहे हैं? अब तो खाना पड़ेगा, बिल्कुल एग्जाम देने आओगे, सेंटर वगैरह यहां मिलेगा तो खा लीजिएगा भाई। तो सही जवाब है पहले का, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, आ जाइए।
कौन से नेता असहयोग का एक हिस्सा नहीं थे, बताओ। एम ए अंसारी साहब, एनी बेसेंट साहब, अबुल कलाम आजाद साहब या हाकिम अजमल, हाकिम अजमल खान साहब, बताओ कौन से जो है असहयोग आंदोलन के, नॉन कॉपरेशन जो मूवमेंट आपका गांधी जी ने चलाया था, ठीक है, 1920 से 22 के बीच में, कह रहा है कि कौन जो है इसके नेता नहीं थे। ऑप्शन आपके सामने रखे गए हैं, आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। प्रश्न संख्या 2 पे आ जाओ। देखो, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की जो शुरुआत होती है वो शुरू की जाती है 1 अगस्त 1920 को। कब की जाती है इसकी शुरुआत? ये स्टार्ट होती है आपकी 1 अगस्त 1920, ठीक है। बाल गंगाधर 1920 कह रहे, सॉरी 1 अगस्त 2020, 1 अगस्त 1920 तिलक जी के मृत्यु के बाद इसको शुरुआत की जाती है। ये इनकी डेथ एनिवर्सरी थी आपके बाल गंगाधर तिलक साहब की। ये वही तिलक साहब थे जो कभी जो है कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बन पाए, तो उन्हीं के दिन इसको शुरुआत की जाती है। गांधी जी एकदम मूड में होते हैं कि आजादी हमारे मुट्ठी में है और बहुत जल्द हम भारत को आजाद करा लेंगे, लेकिन इसी बीच में एक जो है इंसिडेंट हो जाता है जिसे हम लोग कहते हैं चौरी चौरा कांड, ठीक है। चौरी चौरा एक ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, इसी इंसिडेंट से गांधी जी हताहत हो जाते हैं। गांधी जी कहते हैं यार तुम लोग से ये उम्मीद नहीं थी, हमारे साथ जुड़ना है भाई, हम जो है मार पिटाई में विश्वास नहीं करते हैं, तुम लोग ने ये बहुत गड़बड़ काम कर दिया। तो 4 फरवरी 1922 को एक कांड हो जाता है जिसे कहते हैं चौरी चौरा कांड, और गांधी जी से हताहत होकर के, ठीक है, इसको वापस लेने की बात कहते हैं। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को गांधी जी वापस लेने की बात करते हैं। तो आपसे पूछ रहा है कौन इसका नहीं था। देखो, एनी बेसेंट लोग, भैया ये आपको पता है बड़ी फेमस पर्सनालिटी है एनी बेसेंट, इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो है पहली वुमेन, पहली महिला अध्यक्ष बनती है, ठीक है। ये 1917 में, ये ध्यान रखेंगे। इन्होंने कई किताबें लिखी, जैसे कॉमन बिल, कौन सी किताब? कॉमन बिल, न्यू इंडिया, ये कई किताबें इन्होंने लिख रखी है। ये होम रूल मूवमेंट से भी जुड़ी थी, होम रूल मूवमेंट 1916 से जुड़ी थी, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब तक आप में से कई लोग का जवाब आ चुका होगा। कितने लोग का जवाब यहां तक आया हुआ है भाई? ठीक है, चलो फटाफट बताओ। तिलक स्वराज फंड स्थापित किया था एनी बेसेंट, बिल्कुल भाई। तो सही जवाब इसका कौन है? एनी बेसेंट जो है इसका हिस्सा नहीं थी, ये ध्यान रखेंगे। कौन सा नहीं था? एनी बेसेंट जी इसका हिस्सा नहीं थी इस आंदोलन का, ठीक है, ये हिस्सा नहीं थी, याद रखेंगे। बाकी सारे लोग, अबुल कलाम आजाद, हाकिम अजमल खां, ये सब कहीं ना कहीं से यहाँ पे जुड़े हुए थे, ठीक है। तो गांधी जी जो है 4 फरवरी 1922 को इसको वापस लेते हैं। इस समय गांधी जी बारदोली में होते हैं, वहीं पे बैठक करते हैं बारदोली से, और वहीं से इसको वापस लेने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अबुल कलाम आजाद बड़े फेमस पर्सनालिटी हैं, शिक्षा मंत्री बनते हैं। इनकी एक आत्मकथा है, इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम, ये ध्यान रखेंगे, बड़ा फेमस पर्सनालिटी थे। इन्होंने कहा था कि 15 सालों तक एडल्ट फ्रेंचाइजी, एडल्ट जो सफरेज सिस्टम भारत में आ रहा है, एडल्ट सफरेज सिस्टम को सस्पेंड कर दिया जाए, ये मत रखा जाए, चुनाव न कराया जाए 15 सालों तक, ठीक है। भारतीय महिला राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष बनती है एनी बेसेंट, और ये इस आंदोलन से नहीं जुड़ी थी। बहुत बढ़िया, सही बात है। चले आगे आ जाएं। एम ए अंसारी का नाम तो सुने होंगे आप लोग। एम ए अंसारी जो है कांग्रेस के 1927 के मद्रास सेशन में अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। 1927 में कांग्रेस का एक मद्रास में सेशन होता है, वहां पे ये अध्यक्ष होते हैं एम ए अंसारी साहब, ठीक है। इनका भी नाम देख लीजिएगा, कई बार दिखाई पड़ता है। और रामगढ़ सेशन 1940 में कलाम साहब बनते हैं आपके अध्यक्ष, और काफी लंबे समय तक बने रहते हैं, ये काफी लंबे समय तक बने रहते हैं भाई, क्योंकि इस बीच में कई सारे आंदोलन होते हैं तो कांग्रेस का सेशन हो ही नहीं पाता है, तो यही आपके जो है अध्यक्ष बने रहते हैं, ठीक है। चले आगे बढ़े। इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, लगा लेंगे एनी बेसेंट। चले प्रश्न संख्या 3 पे आइए सभी लोग, प्रश्न संख्या 3 पे आ जाइए। प्रश्न संख्या 3 पे आएंगे। सरोजिनी नायडू थी इसमें शामिल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला, हाँ बिल्कुल सही बात। चलो आगे आ जाओ, प्रश्न संख्या 3 पे आ जाओ। सर सरोजिनी नायडू थी, क्या लिखे हैं, सरोजिनी नायडू थी इसमें शामिल। सरोजिनी नायडू भी इसमें इतना एक्टिव नहीं थी इसमें, ये सब सरोजिनी नायडू वगैरह सब क्विट इंडिया मूवमेंट के समय से ज्यादा एक्टिव हुई हैं, ठीक है।
क्विट इंडिया मूवमेंट के समय से, भारत छोड़ो आंदोलन के आसपास ही लोग ज्यादा एक्टिव हुई हैं। इधर गांधी जी ही ज्यादा एक्टिव थे। ठीक है, चलो आगे बढ़े। कलाम सबसे कम उम्र के कांग्रेस अध्यक्ष बने थे। इंडिया विंस फ्रीडम बड़ी अच्छी किताब है, ये ध्यान रखें, कलाम साहब की किताब है ये। चलो आ जाओ। द्विशासन का अर्थ क्या है, डायरकी का अर्थ क्या है? एक शक्तिशाली देश एक गरीब देश पर नियंत्रण करता हो, तानाशाह द्वारा शासित देश। अच्छा चलो, डायरकी के बारे में सुनो। इसके जो फादर होते हैं उसे बोलता सर लियोनिस कार्टिस। नाम याद रखेंगे, डायरकी के जो फादर हैं जिन्होंने डायरकी को पैदा किया, उनका नाम था सर लियोनिस कार्टिस। ठीक है, इनका नाम पूछता है कई बार। ये फ्रांस के थे, याद रखेंगे, ये फ्रांस के थे। ठीक है, अगर भारत में पूछे डायरकी सिस्टम किस एक्ट के माध्यम से इंट्रोड्यूस किया गया, देखो एक तो 1919 का एक्ट आता है और एक 1935 का एक एक्ट आता है। देखो 1919 के एक्ट से प्रोविंसियस में, प्रोविंस जो होते हैं उनमें किया गया इंट्रोड्यूस, और 1935 के एक्ट के माध्यम से सेंट्रल में जो है डायरकी इंट्रोड्यूस किया गया। ये याद रखेंगे। भारत में कहा जाता है कि डायरकी के फादर जो थे वो थे सर लियोनिस कार्टिस। ठीक है, नाम इनका याद रखेंगे। चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में 1919 में इसको प्रोविंसेस में, आपके प्रांतों में इंट्रोड्यूस किया गया, और 35 वाले एक्ट से सेंट्रल में भी इंट्रोड्यूस किया गया। इस बात का ध्यान रखेंगे सभी लोग। ठीक है, तो बताइए इसका क्या मतलब होता है? एक सरकार जिसमें सत्ता दो शासकों में निहित होती है। पहले का 19 का कौन सा प्रश्न जवाब दे रहे हैं सभी लोग? कितना है? डी, बहुत बढ़िया जवाब। ठीक है, प्रश्न संख्या आपका तीसरे का हो जाएगा डी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड इसे कहते हैं, उसमें इसको इंट्रोड्यूस किया गया। इसको ध्यान रखेंगे सभी लोग। इसमें दो लिस्ट बनाई गई, एक रिजर्व लिस्ट कर दी गई, एक लिस्ट ट्रांसफर कर दी गई। और ट्रांसफर ऐसी लिस्ट की गई जिसकी सामने वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, और जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी थी उसको रिजर्व कर ली गई। मतलब जनता को कैसे पढ़ाना है, कैसे लिखाना है, उनके खाने की व्यवस्था, उनके उठने की व्यवस्था, उनके नहाने की व्यवस्था तुम करोगे, इसको ट्रांसफर कर दे रहे हैं। और कैसे उन पे शासन करना है, उनकी मार पिटाई कुटाई कैसे करनी है, अदालत कैसे चलानी है, पुलिस कैसे चलाना है, ये हम देखेंगे। तो इस तरह से बड़ा खतरनाक सिस्टम था। सर लियोनिस कार्टिस जो है इसको जो है एस्टेब्लिश करते हैं इंडिया में। बाद में 1927 में आपका जो साइमन कमीशन आता है। साइमन कमीशन भारत में कब आया बताना, कोई बताएगा? साइमन कमीशन कब आया? साइमन कमीशन ने इसको समाप्त करने की जो है सिफारिश भी की थी, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई, साइमन कमीशन ने इसको समाप्त करने की भी सिफारिश की है। आगे चल के भारत में कब आया है ये आपको बताना है, साइमन कमीशन। चले, तो इसका जो सही जवाब है ये, मतलब क्या करेंगे ये लोग, एक आदमी सेंटर पे यहां पे बैठा हुआ है, अब ये चीजों को बांट दिया। ऐसा ऐसा है, जो जिम्मेदारी वाला काम है वो तुम देखोगे। जैसे तुम्हारे घर में न्योता उता होता होगा या कोई प्रोग्राम पड़ता होगा, तो तुम्हारे बड़े भाई होते होंगे, तो जहां भाग दौड़ वाला काम है तुमको पकड़ा दिए, जाओ मंडी से सब्जी लेके आओ, फलाना के यहाँ कार्ड बांट के आओ। और जो काम फोन पे करना है घर बैठे बैठे, वो जिम्मेदारी वो खुद ले लेते हैं। तो यही काम अंग्रेज भी करते थे भाई, इसको ध्यान रखेंगे। चलें, बस संख्या 4 का ये, कौन सा शहर यमुना नदी के तट पे है? ठीक है, यमुना। चलो, यमुना एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान, यमुना को कैसे सुरक्षित रखना है, ये प्लान 1993 में इंट्रोड्यूस किया गया है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई, केन बेतवा ये सब किसकी ट्रिब्यूटरी है, मुझे कमेंट करके बताओ। केन बेतवा ये सब किसकी ट्रिब्यूटरी है, कमेंट करके लिखिए। कौन सा शहर यमुना नदी के तट पे स्थित है? लखनऊ। लखनऊ भैया आपका गोमती नदी के तट पे है। ठीक है, गोमती याद रखेंगे, गोमती नदी के। मथुरा किस पे है जरा बताना, झांसी किसी नदी के तट पे है तो कमेंट करिएगा। बनारस है आपका गंगा। ठीक है, क्यों रोए बिन बात के बंदिया। मथुरा सोने का सोन केन बेतवा यमुना की है, बहुत बढ़िया, ये सब यमुना की है। जी हाँ, केन बेतवा सोन, ये सोन भी यमुना की है क्या? सोन भी यमुना की है क्या, कोई बताएगा? मथुरा रोयस फॉल, बहुत बढ़िया। ये मथुरा जो है यही आपके यमुना नदी के किनारे पे है दोस्त, याद रखेंगे। और उत्तर प्रदेश में सबसे कम अगर पूछे कि बारिश कहां होती है, तो यूपी में सबसे कम क्या लिख रहे हैं?
सर बेतवा यमुना की सहायक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो, हाँ, तो झांसी किसके तट पे है? बेतवा के तट पे है। इसी बेतवा पे माता टीला वाला डैम है, याद है किसी को? माता बेटा वाला कॉन्सेप्ट बताया था, बेटा माता, ठीक है, माता बेटा। इसी बेतवा पे माता टीला वाला जो है आपका क्या है, इसी बेतवा पे माता टीला, क्या लिखे हैं? सोन गंगा की है, बहुत बढ़िया। सोन इसका नहीं है, ध्यान रखेंगे, सोन गंगा की है। चले, तो इसी पे माता टीला है, ये ध्यान रखेंगे। तो मथुरा जो है सबसे कम बारिश यहीं पे होती है, यूपी में सबसे कम वर्षा यहीं होती है। सबसे कम की बात कर लिए तो कोई बताएगा यूपी में सबसे ज्यादा बारिश कहां होती है? माता टीला डैम, माता बेतवा, ठीक है भाई। चलो, सबसे ज्यादा कहां होती है ये मुझे कोई बताए। दीनदयाल उपाध्याय, दीनदयाल उपाध्याय वेटनरी इंस्टीट्यूट भी आपका यही मथुरा में है, ये भी ध्यान रखेंगे। और एक बाबा जी आजकल बहुत फेमस हैं, सब नाम जानते होंगे, वो भी मथुरा में ही आपको मिलेंगे, कभी मौका मिले तो जाइएगा बाबा जी से मिलने, ठीक है। चलो आ जाओ भाई, गोरखपुर, हाँ बहुत बढ़िया जवाब, गोरखपुर में सबसे ज्यादा यूपी में बारिश होती है। बताइए कौन से बाबा जी मथुरा में आपको मिलेंगे? चले, सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये लगा लेंगे। अच्छा, यहां पे कोई बताए गोरखपुर किस नदी के किनारे पे है भैया? गोरखपुर सबसे ज्यादा बारिश यहीं पे होती है, मैक्सिमम जो यूपी में रेन होती है यहीं पे होती है। ये किस रिवर के तट पे है, कमेंट करके बताओ। सही जवाब लगा लीजिएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। चले आगे बढ़े, परमानंद, प्रेमानंद जी भाई, प्रेमानंद महाराज, परमानंद जी, प्रेमानंद महाराज जी, ठीक है, प्रेमानंद महाराज जी आपको यहीं पे मिलेंगे, ये ध्यान रखेंगे। चले अगले प्रश्न पर चले। हाँ, बेतवा ट्रिब्यूटरी है यमुना की, ध्यान रखेंगे। कानपुर गंगा रिवर के तट पे है। अयोध्या कहां पे है? सरयू नदी के तट पे है, ये भी ध्यान रखेंगे सभी लोग। चले अगले प्रश्न चलते हैं, प्रश्न संख्या आपका 5। कौन सा स्थान सितार और सुरबहार के इमादात खानी घराना के लिए जाना जाता है? बताओ, अच्छा प्रश्न है ये। कौन सा जो है आपका शहर है जो सितार और सुरबहार के इमदाद खानी घराना के लिए जाना जाता है? ठीक है, चलें, चलो इन सब के एक आपके जो आपके सितार और सुरबहार ये सब बजाने वाले का नाम सुने हो? इनका एक बड़ा फेमस पर्सनालिटी है विलायत खान जी, ठीक है, नाम सुना होगा आप सभी ने, विलायत खान। विलायत खान बहुत जो है फेमस पर्सनालिटी है, सितार उतार बजाते हैं। ये आपके जैसे आगरा घराना होगा, नाम सुना होगा, बनारस घराना सुना होगा, जयपुर घराना सुना होगा, लखनऊ घराना सुना होगा। हर घराने की अपनी कुछ ना कुछ विशेषता होती है। जैसे आगरा घराना जो है, ये घराना एक बार देख लो सभी लोग, ठीक है। जैसे आपका कौन सा घराना है? आगरा, फिर आपका लखनऊ, फिर आपका बनारस, ठीक है। हर घराने की अपने कुछ ना कुछ विशेषता है। जैसे आपका आगरा जो घराना है वो ख्याल गाने के लिए आता है, ख्याल, तेरे ख्यालों में ही डूबा, वो आगरा घराने में आता है। लखनऊ घराना, लखनऊ घराना अपने कथक डांस के लिए जाना जाता है। किसके? कथक, ठीक है, यहां कथक नृत्य के लिए जाना जाता है लखनऊ। अगर पूछे बनारस घराना किसके लिए जाना जाता है, तो बनारस अपने ठुमरी के लिए जाना जाता है। किसके? ठुमरी के लिए, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे सारे लोग, कई बार परीक्षाओं में घराना पूछ लिया जाता है आप सभी से। चलें, कंफ्यूजन, उस्ताद इमद खान बिस्मिल्लाह, सर जी प्लीज सेम करंट का पीडीएफ जीआईसी वाले बैच में, जीआईसी में नहीं पढ़ा हुआ है क्या ये? ठीक है, क्या ये घराना, क्या है ये घराना? घराना का मतलब है एक फेमस जो है, प्रकाश समझिए कि घर, एक घर के लोग हैं, एक परिवार के लोग हैं, जिनके बाबा दादा के जमाने के लोग एक कला को जो है अडॉप्ट करते आ रहे हैं। ठीक है, मान के चलिए आज आपके घराने में कोई जो है बांसुरी बजाना शुरू किया और आप इतनी अच्छी बांसुरी बजा रहे हो कि आप फेमस हो गए और आपका पूरा का पूरा घराना उस एरिया के नाम से फेमस हो गया। भैया अगर आपको बांसुरी सीखनी हो तो फलाना, या क्या बोलते हैं इनका, क्या नाम था, कौन इस, हाँ, अक्षय जी के घर चले जाना, अक्षय घराने में चले जाना, वो भैया आपको बांसुरी सिखा देंगे। तो यही था घराना, ठीक है। वो उस काम को जो है करते करते मशहूर हो गए। तो ये सितार और सुरबहार किससे संबंधित है? ये इटावा से संबंधित है। बाकी तीनों घराना जो मैंने आपसे बताया याद रखेंगे किसके किसके लिए फेमस है, ठीक है। हाँ, वाराणसी शहनाई के लिए भी फेमस है और वाराणसी के शहनाई को जीआई टैग भी दिया गया है।
तो लखनऊ, आगरा किसके लिए है? ख्याल के लिए। ठीक है भाई, अगर ख्याल आए ताजमहल का तो निकल जाना आगरा। आगरा में पोटैटो रिसर्च सेंटर भी बनाया गया है सिंगना में, याद होगा। लखनऊ में एआई सिटी बनाया गया होगा, अच्छे से याद होगा। बोटानिकल सिटी लखनऊ में है, याद होगा। मैंग्रो रिसर्च सेंटर लखनऊ में है, याद होगा। CDRI लखनऊ में है, याद होगा। और बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट भी यहीं पे है, ये भी याद होगा। और क्या है, गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है, ये भी याद होगा। और क्या है, लखनऊ का गैस्ट्रोनॉमी शहर लखनऊ है, ये भी याद होगा। नॉलेज सिटी लखनऊ है, ये भी याद होगा। बनारस में वेजिटेबल रिसर्च सेंटर है, ये भी याद होगा। BHU 1916 में बनारस में बना, मदन मोहन मालवीय ने बनाया, ये भी याद होगा। BHU में और क्या है, राइस का एक रीजनल रिसर्च सेंटर है, ये भी याद होगा। भारत माता टेम्पल बनारस में है, ये भी याद होगा। सारी बातें याद करके चलते हुए, रिवाइज करते हुए चलिएगा। बाकी ये तीनों घराना देख लीजिएगा, सब बताया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं छूटा है। अगले प्रश्न पे आते हैं। चलो, और बनारस में क्या था, दीनदयाल उपाध्याय हस्तकला संकुल, जो आपके क्राफ्ट एक्सपोर्ट सेंटर बनाया गया था, जिसे मोदी जी ने 2017 में बनाया था, ये भी याद होगा। ठीक है भाई, चलें। हाँ, बायोटेक्नोलॉजी पर लखनऊ में, सारी बातें याद रखिया करिए, जितना बताया है सब रिपीट कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश में सीमेंट फैक्ट्रियां कहां पे स्थित हैं, ये बताना है। मंसूरपुर, नवाबगंज, नोएडा और साहिबाबाद, चुर्क और डल्ला, या बरेली और रामपुर। ठीक है, अच्छा बरेली किसके लिए फेमस है भाई? कोई मुझे बताएगा बरेली किसके लिए फेमस है? किसके लिए बरेली फेमस है? अच्छा, कोई मुझे यहां बताए किस नगरी को सुहाग नगरी कहते हैं? सुहाग नगरी के नाम से उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर जाना जाता है? ठीक है, और किस नगरी को हम लोग पीतल नगरी कहते हैं, ये भी बताइएगा। सब रिपीटेड प्रश्न है, पीतल नगरी। ठीक है, और बताइए पीतल नगरी किसे कहते हैं, सुहाग नगरी कैसे कहते हैं, बताइए। बर्फी, बर्फी क्या है? बर्फी, बरेली की बर्फी डलवा देंगे, डलवा देंगे। फिरोजाबाद, बहुत बढ़िया। सुहाग नगरी कहते हैं आपके फिरोजाबाद को। किसको कहते हैं? फिरोजाबाद को। कांच के लिए बड़ा फेमस है। पीतल नगरी भैया मुरादाबाद को, मुरादाबाद को कहते हैं पीतल नगरी, ये ध्यान देंगे। और आपकी जो सीमेंट फैक्ट्रियां उत्तर प्रदेश में है, पीतल नगरी मुरादाबाद को। ठीक है, सीमेंट फैक्ट्रियां जो आपके उत्तर प्रदेश में है, ये कहां है, ये आप सभी से पूछ रहा है। ठीक है, चलो बताओ बताओ बताओ, फटाक से जवाब दो, सरल प्रश्न है भाई। अच्छा, कानपुर किसके लिए फेमस है? कानपुर आपके किसके लिए फेमस है? लेदर के लिए। मुरादाबाद आपके पीतल नगरी, फिरोजाबाद सुहाग नगरी, बनारस सिल्क साड़ी, ये याद रखेंगे। आगरा आपके लेदर शूज, ताजमहल, इन सब के लिए फेमस है। ठीक है भाई, चलो आ जाओ। नवाबगंज इंडस्ट्रियल एरा है, तो ये आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा चुर्क और डल्ला। ठीक है, 1907 के आसपास से यहाँ पे कई सारी फैक्ट्री बनाई गई हैं। ठीक है, अच्छा 1907 से याद आया कि टिस्को की स्थापना, टिस्को, ठीक है, टाटा जो स्टील प्लांट था, इसकी स्थापना भी जमशेदपुर में 1907 में ही की गई थी। ये भी ध्यान रखेंगे। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। किसका किसका सही जवाब था इसमें से? सी, लेदर के लिए बनारस साड़ी। पहली बात, सब लोग वीडियो को लाइक करो फटाक से, सभी लोग वीडियो को लाइक करो। चलो प्रश्न संख्या 7 पे आते हैं, फटाक से 7वें पे आ जाए। कौन सा समुद्र में सबसे ज्यादा खारापन है? बताओ, किस समुद्र में सबसे ज्यादा खारापन है? बताओ, मेडिटेरियन में, ब्लैक सी में, डेड सी में, या रेड सी में? किस समुद्र में सबसे ज्यादा खारापन है, आपसे ये पूछ रहा है। चले, ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है। सबसे ज्यादा खारापन किस समुद्र में आपको मिलेगा? चलिए बताएं ऑप्शन। ऑप्शन है आपका भूमध्य सागर, काला सागर, मृत सागर, या आपका जो है लाल सागर। बताएं। देखो, समुद्र का भैया जो आपका ओशियन होते हैं ना, ओशियन, इनकी सैलिनिटी नापी जाती है आपकी कैसे? अगर पूछे कि ओशियन की जो खारापन है, इनकी जो सैलिनिटी है,
एवरेज सैलिनिटी कितनी है, तो याद रखेंगे 35 ग्राम प्रति लीटर, ठीक है, 35। ये इनकी एवरेज सैलिनिटी मानी जाती है कि एवरेज इनकी जो सैलिनिटी, सालनता जिसे इंग्लिश में कहते हो, जिसे आप खारापन कहते हो, ये 35 होता है, ठीक है। अगर सबसे ज्यादा पूछे कि सबसे ज्यादा कहां है, तो वह लेक वान तुर्की की, ऑप्शन में है नहीं। मैक्सिमम सैलिनिटी अगर पूछे कहां की है, तो वह आपका लेक वान टर्की, ये टर्की में आता है। क्योंकि ऑप्शन में ये नहीं है, इसकी सैलिनिटी सबसे ज्यादा होती है, ये होती है 300 ग्राम पर लीटर, 300 ग्राम। याद रखेंगे किसकी, सॉरी 330, 330 होती है इसकी सैलिनिटी ग्राम प्रति लीटर, ये होती है लेक वान की। लेकिन ऑप्शन में ये लेक वान आपका है नहीं, तो आपको ऑप्शन के हिसाब से जाना पड़ेगा। 7 मित्र अभी लोग पीछे ही हैं क्या, 35 टू 37, एवरेज आप 35 मान सकते हो, एनसीईआरटी के हिसाब से 35, ठीक है। तो इस ऑप्शन के हिसाब से आपको चुनना है, वो होगा आपका डेड सी। किस कंट्री में है कोई बताएगा, ये किस कंट्री में है, डेड सी किस देश में है, कोई बताए मुझे। तो ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन सी को आप चूज करने लगोगे, ठीक है भाई। वॉन लेक मैक्सिमम होता है, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं है। डेड जो सी है इसकी होती है 240, ठीक है, कितनी होती है, 240 होती है, ये ध्यान रखेंगे। किस देश में है आपका डेड सी, ये आपको बताना है। बताओ, जॉर्डन में, बहुत बढ़िया। ये कहां पे है आपके, जॉर्डन में है, जॉर्डन में है भाई, ठीक है, बिल्कुल सही बात। चलें, ऑप्शन में अगर तुर्की वाला होता वन लेक, तो वो हम लोग लगाते, क्योंकि वो ऑप्शन में नहीं था, तो हम लोग ये डेड वाला सी पे चुनेंगे। चलो भैया, चमेली सफेद होती है तो सूरजमुखी कैसा होगा, ठीक है। चमेली का तेल कहां का फेमस है, बरेली का सूरमा। बरेली मैंने पूछा था, अभी ऑप्शन आया था, मैंने पूछा था बरेली किसके लिए फेमस है, तो बरेली अपने सूरमे के लिए फेमस है, ठीक है। चलो, अच्छा, कन्नौज का लिए फेमस है, उत्तर प्रदेश का कन्नौज किसके लिए फेमस है, बताना, कन्नौज का लिए फेमस है, बताओ। अगर चमेली सफेद है तो सनफ्लावर कैसा होगा, लाल होगा, बैंगनी होगा, हरा होगा, पीला होगा, डी पीला होगा भाई, सिंपल सी रीजनिंग का प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में अकाट आ जाएगा रीजनिंग का, ठीक है, ये पीला होगा भाई, इसको लगा लेंगे। चलिए अगला प्रश्न ये करा कि नतांगी नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन, बताओ, पश्चिम बंगाल, नागालैंड, मणिपुर या मध्य प्रदेश। नतांगी मिलता जुलता नाम का मैंने नेशनल पार्क आपको बताया हुआ है, कन्नौज, टोबैको एंड इत्रा। हाँ, कन्नौज आपके परफ्यूम के लिए फेमस है, बहुत बढ़िया जवाब। कन्नौज जो है आपके परफ्यूम के लिए फेमस है, इसको ध्यान रखेंगे। आ जाए, नेशनल पार्क आपसे पूछ रहा है, बताइए कहां कहां, पश्चिम बंगाल में कौन कौन से है, सुंदरबन, बुक्सा, कौन कौन से यहाँ पे है, यहाँ पे आपके सुंदरवन, सुंदरवन यहीं पे है, यहीं पे आपके बुक्सा है, बुक्सा, ठीक है। और यहीं का फेमस है आपका, जो कल मोदी जी खाने गए हैं, क्या, झलमुरी, झलमुरी 10 रुपया दे करके मोदी जी ने झलमुरी खाया है पश्चिम बंगाल में भाई। कल मोदी जी ने 10 रुपया, 50 का नोट निकाला पहले, फिर मोदी जी को लगा यार ज्यादा है ये, उन्होंने जो है पकड़ा दिया, उन्होंने पकड़ा दिया 10 का नोट। तो यहाँ का झलमुरी बड़ा फेमस है, कभी जाना तो खाना। चलो, मणिपुर में पता होगा केबुला लामजाओ, क्या है, केबुला लामजाओ, ये किस लिए फेमस है बताना, केबुला लामजाओ कोई बताएगा, कैसा पार्क है केबुला लामजाओ, यहीं पे फूमदी भी पाई जाती है, ठीक है, मणिपुर में आपके केबुला लामजाओ बड़ा फेमस, इसको ध्यान रखेंगे सभी लोग। और यहीं पे संगाई जो है हिरण पाए जाते हैं, और वर्ल्ड का ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, ठीक है, विश्व का ओनली फ्लोटिंग तैरता हुआ नेशनल पार्क है ये। मध्य प्रदेश में दुनिया भर का नेशनल पार्क है, कान्हा, बाधव, माधव और पेंच, कुन्हा, कुन्हू, ये सब यहीं पे है। देखो, नतांगी, इसी को हम लोग कहते हैं इटांकी, इसी का नाम है इटांकी, इसे हम लोग नतांकी भी कहते हैं वहां के लोकल भाषा में। इसे हम लोग इटांकी के या इंटाकी के नाम से भी जानते हैं, इंटाकी के नाम से, ये ध्यान रखेंगे। इसी को नतांगकी के नाम से भी वहां की भाषा में कहते हैं, ये है आपके नागालैंड में, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई। इसका जो सही जवाब हो जाएगा, कई लोग शायद सही गेस कर लिए होंगे, नागालैंड, पेंच, ठीक है भाई। तो मोदी जी ने कल झलमुरी खाया था, देखा तक नहीं आप सभी ने,
ठीक है। अच्छा, नागालैंड के बारे में और क्या है, सेंसस 2011 में बताया गया था कि नागालैंड एक ऐसा राज्य है जिसकी जनसंख्या जो है निगेटिव में बढ़ी थी, यानी कि घटी थी। नागालैंड की जो स्थापना होती है वो 1 दिसंबर 1963 में हुई थी, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई, यहीं पे हम लोग हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाते हैं। हॉर्नबिल फेस्टिवल जो होता है नागालैंड में 1 दिसंबर को मनाया जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर आपका बी। अच्छा, किस आर्टिकल में नागालैंड के बारे में प्रोविजन है, किसी को पता है? किस आर्टिकल में जो राज्यों का विशेष प्रोविजन है उसमें नागालैंड के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है? कोई कमेंट करके बताए। निगेटिव पॉपुलेशन, ठीक है। चलो, किस आर्टिकल में नागालैंड के बारे में स्पेशल प्रोविजन है, ये कमेंट करके बताओ। स्वराज पार्टी का उद्देश्य क्या था? संपूर्ण स्वतंत्रता। देखो स्वराज पार्टी क्या थी समझिए। देखो कांग्रेस के अंदर, जैसे मान के चलो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, इसके अंदर जो है 2 गुट में लोग थे। ठीक है, इसके अंदर 2 गुट में लोग थे। एक गुट वाले कह रहे थे कि भैया ऐसा करो, चुनाव उनाव लड़ो, सिस्टम में आओ और बढ़िया पद वद धारण करो, मंत्री मंत्री बनो और सिस्टम को हिलाओ। ठीक है, ये बनना चाहते थे मंत्री। इन्हीं को कहा गया स्वराजी। ये कांग्रेस के अंदर ही काम करना चाहते थे। एक लोग कहते नहीं यार, ये अंतरी मंत्री का पद हमको नहीं चाहिए, हम कुछ ऐसा काम करेंगे जो भारतीयों के लिए, भारत के लोगों के लिए जो हो, क्या करे, उनकी बौद्धिकता को बढ़ाए, उनके स्किल को बढ़ाए। तो कांग्रेस के अंदर ही एक अलग से पार्टी नहीं थी, अलग से पार्टी इसका नाम दिया गया। जैसे हमने कहा कि हम एक नई संस्था बनाने चल रहे हैं जेआरएफ या जेआरएफ रैंकर के नाम से, वो एचएन अध्ययन के द्वारा होगा, उसी के नाम पे ऐसे इन्होंने बताया स्वराजी। तो ये स्वराजी लोग थे, क्या करना चाहते थे? चुनाव लड़ना चाहते थे, सिस्टम में आना चाहते थे कि भैया सिस्टम पाड़ देंगे, मतलब हमको अगर मौका मिला हम आए तो हम सिस्टम को हिलाकर रख देंगे। इन्हीं को कहा गया आपका स्वराजी। ठीक है भाई, ये स्वराजी थे। और इसका गठन किसने किया था? आपसे कई बार परीक्षाओं में पूछा है। ठीक है भाई, इसका गठन किया था आपके मोतीलाल नेहरू और आपके चित्तरंजन दास ने। कौन? 1923 में इसका गठन होता है, मोतीलाल नेहरू प्लस आपके चित्तरंजन दास। ठीक है, वो एक किसी चीफ जस्टिस ने कहा था ना कि भैया लॉ करना हो तो प्रयागराज से करना, अच्छे अगर वकील बन गए तो मोतीलाल, अगर अच्छे वकील नहीं बन पाए तो जवाहरलाल। तो अगर कभी भविष्य में लॉ करने का मन किए तो आ जाइएगा इलाहाबाद में। तो मोतीलाल नेहरू सीआर दास ने 1923 में इसकी स्थापना की थी प्रयागराज में, 1 जनवरी 1923। डेट भी लिख लीजिएगा। ठीक है, 1 जनवरी 1923 की इसकी स्थापना होती है। क्या था कि विधायिका में प्रवेश करना तथा इसके अंदर की शक्तियों को समझना, उजागर करना, इन बातों के ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई, बाद में 1925 में सीआर दास का डेथ हो जाता है। ठीक है, ये चित्तरंजन दास जो होते हैं 1925 में मर जाते हैं भाई। फिर धीरे धीरे ये पार्टी जो है कमजोर पड़ जाती है। अच्छा, किसे दीन बंधु के नाम से जानते हैं बताओ? किसे हम लोग दीन बंधु के नाम से जानते हैं? ये आपको पता होगा, बताइएगा। दीन बंधु किसको कहते थे?